नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर है। पंजाब की सूरत हाल इस वक्त बड़ी गमगीर हो गई है। एक आइनी बहरान सा नज़र आ रहा है कि एक तरफ कल एक ऑर्डर जारी किया गवर्नर साहब ने, जो उनका इख्तियार है कि जी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें। परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेते उससे पहले स्पीकर ने एक लेटर लिख दिया है सदर को कि ये अहकामात जो गवर्नर की हैं, शायद इस वजह से उन्होंने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं कि वो ये समझते हैं कि ड्यूरिंग आपके जो इजलास चल रहा हो तो उस वक्त गवर्नर ये एतमाद का वोट नहीं कह सकते हैं। बहरहाल आइन में एज ए तालिब इल्म मैंने देखा है इसमें कोई एम्बार्गो नहीं है। आगे अभी आज बड़े एक्सपर्ट बैठे उनसे पूछेंगे। अब हुआ ये कि जी एक तरफ स्पीकर ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है गवर्नर के इस मरासले को। अब गवर्नर आज का दिन है आखिरी, इसमें परवेज़ इलाही अगर एतमाद का वोट नहीं ले सके आज की रात तक, तो फिर गवर्नर इस सिलसिले में क्या एक्शन लेंगे, क्या डीनोटिफाई करेंगे, क्या कोई और इक़दाम लेंगे, क्या सदर को रिक्वेस्ट करेंगे, कोई और काम करेंगे, ये सब मैं अपने अहम तरीन जो लोग बैठे हैं उनसे बात करूंगा। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही की आज अभी खबर आई है कि उन्होंने एक काबीना का इजलास बुला लिया है। तो अब ये काबीना का इजलास जो होने जा रहा है वो कितना आइनी है, कितना गैर कानूनी है। ऐसी सूरत हाल में जब गवर्नर और वज़ीर आला की आइनी इख्तलाफात शदीद हो गए और ऑर्डर्स और स्पीकर भी उसमें इन्वॉल्व हो, तो इस सूरत हाल में सदर का सवाबदीदी इख्तियार किया है और फेडरल हुकूमत का सवाबदीदी इख्तियार किया है। आइन क्या कहता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनाब अमानुल्लाह कनरानी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका ये बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। गौहर खान साहब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका ये बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी मैं आता हूँ यासीन आज़ाद साहब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि गवर्नर साहब ने जो लेटर लिखा है एतमाद के वोट का और स्पीकर ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, और स्पीकर ने जो लेटर सदर को लिखा है कि जी गवर्नर साहब ने मिसकंडक्ट किया है या उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क किया है तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको हटाया जाए। तो अभी तो मैं इस पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। देखें डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि पंजाब असम्बली का इजलास पिछले 4-5 महीने से लगातार चल रहा है। इजलास के चलने का मकसद मुझे ये नज़र आता है कि शायद पंजाब हुकूमत ये समझ रही थी कि अगर इजलास हम बीच में डिसकंटिन्यू करते हैं तो शायद हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो जाए। बहरहाल उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी आया, और उसके बाद जो है जो सूरत हाल है वो आपके सामने की है। अब गवर्नर पंजाब ने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कहा है वो उनका आइनी इख्तियार है, और आइनी इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल करते हुए इस मामले को आगे टेकअप किया है। अब अगर गवर्नर जब ये लेटर लिख देता है कि आप एतमाद का वोट लें तो और आप एतमाद का वोट नहीं लेते, तो इनके ख़ुद अपने 97 के जो रूल्स हैं उस रूल्स के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, जो 22 का प्रोविजन है, जो 22 का प्रोविजन ये है कि अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो ऐसी सूरत में वो डी नोटिफाई हो जाएंगे, और जिस तरह खुद आपने कहा कि 12 बजे तक का वक्त है। अब यहाँ हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं ज़रा डिफरेंट वे में तमाम बात कर रहे हैं, और बात ये कहते हैं कि असम्बली का इजलास जारी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा कहना यह है कि वो असम्बली का इजलास अगर जारी है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हद तक तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक एतमाद के वोट लेने का ताल्लुक है
मेरे नज़दीक आइन का जो आर्टिकल है 137 वो बिल्कुल क्लियर है कि गवर्नर को इस बात का इख्तियार है। और मैं अपने उन तमाम दोस्तों से ये सवाल करने में हक बजानम हूँ कि क्या मुझे ये वो बता सकते हैं कि कहीं कोई ऐसा कानून मौजूद है कि असम्बली का इजलास अगर जारी हो तो गवर्नर इन हालात में जो है ना वो असम्बली का इजलास बुलाकर चीफ मिनिस्टर को ये नहीं कह सकता कि आप एतमाद का वोट लें। अब मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब एतमाद का वोट नहीं ले रहे तो इसका मतलब यह है कि उनको इस बात का अंदेशा है और ख़तरा है कि शायद असम्बली के अंदर वह अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और गवर्नर जो इजलास बुलाने के लिए कहता है कि एतमाद को वोट लें, वो उसमें ये बात तय है कि गवर्नर के अगर ये बात महसूस करते हैं कि किसी भी सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर असम्बली का एतमाद खो चुका है तो ऐसी सूरत हाल में उसको एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जा सकता है। और स्पीकर जो है उसका काम है प्रोसीडिंग को कंडक्ट करना। यह नहीं है कि गवर्नर असम्बली का इजलास बुलाए और वो ये कहे और स्पीकर कहे कि जी नहीं ये गैर कानूनी है। स्पीकर गवर्नर के किसी एक्शन को गैर कानूनी डिक्लेयर करने का मजाज नहीं है। अब जो प्रोसीडिंग कंडक्ट करनी है वो ज़ाहिर गवर्नर ने स्पीकर ने करनी है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी मेरी इतलात के मुताबिक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुका है। वो कहाँ तक मजाज हैं कहाँ तक नहीं है मैंने इस बहस में पढ़ता। मैं तो सिंपल ये कहता हूँ कि ये जो गवर्नर का था नोटिफिकेशन उसके तहत वज़ीर आला को हर हालत में एतमाद का वोट आज रात 12 बजे से पहले लेना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन है आज की और आज का दिन का मतलब यह है कि 12 बजे के बाद जो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। तो इन हालात में अगर कल आपको गवर्नर आपको डी नोटिफाई कर देता है और वो ये कहता है कि यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब, तीन हालात में जो आप कहते हैं कि कल मैं कैबिनेट का इजलास करूंगा उसमें सेक्रेटरीज को भी आप दावत दे रही है, सारा कुछ ये इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे दोस्त जो हैं इस पाकिस्तान को बजाय क्राइसिस से निकालने के क्राइसिस में डालने चाहते हैं। इन हालात को देखते हुए कि पाकिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब हैं, माशी सूरत हाल ख़राब है और मैंने ये जिस दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है मैंने उनके सारे एक्शन को किसी भी सूरत में पॉजिटिव वे में नहीं देखा बल्कि उनके सब एक्शन नेगेटिव वे में जा रहे हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। ठीक है, मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान के सूरताल को मद्देनज़र रखते हुए हमें वो स्टेप उठाना चाहिए जिससे पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल हों, ठीक, पाकिस्तान के प्रॉब्लम कम हों, ठीक है, और आइन जो कहता है उस पे उसकी अमलदारी हो। इस वक्त तो आईनी गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त तो हम आईनी गुफ्तगू कर रहे हैं और यकीनन इस वक्त पाकिस्तान के जो सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी अदम इस्तेहकाम होना और पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है कि उसको मज़ीद मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ ढकेला जाए, इस सब की जिम्मेदारी है। बहरहाल अभी लीगल एक्शन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं। गौर साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो आप यासीन आज़ाद की बात से मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि ये इख्तियार गवर्नर का नहीं है और स्पीकर ने जो लेटर लिखा है सदर को वो सही लिखा है? डॉक्टर साहब मेरी राय यही है कि इसको इस तनाजुर में देखना चाहिए कि आईन दो प्रोविजन प्रोवाइड करता है। एक में यह कि गवर्नर जब चाहे तो वो वजीर आला को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। उसके लिए टाइम फ्रेम का तो नहीं लिखा हुआ कि कितने वक्त में टाइम होना चाहिए, अलबत्ता ये जरूर लिखा हुआ है उसमें कि किन हालात में गवर्नर वजीर आला को कह सकता है कि आप वोट ले लें। और दूसरा ये कि वो अपोजिशन के पास 20% MNA MP अगर मौजूद है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर ले और फिर उसमें 3 दिन के दौरान और 7 दिन के दौरान उस पर वोटिंग हो। इसके लिए एक टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड है। ये एक है आर्टिकल 130 और दूसरा है आर्टिकल 136 कॉन्स्टिट्यूशन का। अब अगर दोनों देखें तो ये दोनों रेजोल्यूशन और या जो कॉन्फिडेंस का वोट लेना, नो कॉन्फिडेंस का मोशन मूव करना, ये दोनों हुकूमत की तरफ से हुई है, वफाकी हुकूमत की तरफ से या वहां पंजाब की अपोजिशन की वजह तरफ से और गवर्नर की तरफ से। अगर आप उनको देख लें और आप मीडिया की रिपोर्ट को देखें तो सबसे पहले अपोजिशन ने पंजाब में
9:30 के करीब नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन मूव कर लिया और उसके बाद तकरीबन 10:15 बजे गवर्नर ने ये एक समरी आगे भेजी, प्रोक्लेमेशन भेजा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। मैं ये समझता हूं जब गवर्नर के सामने ये बात आ चुकी थी इल्म में कि ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुका है, तो गवर्नर को सिरे से इख्तियार ही नहीं था आईनी कि वो वजीर आला को रिक्वायर करता कि आप कॉन्फिडेंस का वोट ले लें, क्योंकि आईन का तकाजा यही है कि जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। अब उसमें एक मेन फर्क है, वो फर्क ये है डॉक्टर साहब कि जो रिजोल्यूशन मूव करता है उस पर बर्डन लाई करता है। गवर्नर जब रिक्वायर करता है वजीर आला को कि आप कॉन्फिडेंस का वोट ले लें, उस सूरत में गवर्नर वजीर आला के लिए लाजिम है कि वो मेजॉरिटी शो करे, और अगर अपोजिशन रिजोल्यूशन लेके आते हैं तो फिर अपोजिशन ने ही शो करना है कि वो उनके पास मेजॉरिटी है। अब इस वक्त ये कहना तो आईन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उसी वक्त और उसी टाइम पे इजलास होगा जो गवर्नर ने मुतय्यन किया हो। बसअतरा मेरी राय यही है कि आफ्टर ऑल अगर उन्होंने नो रिजोल्यूशन ही करना है और नो कॉन्फिडेंस करना है तो कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस एक ही चीज है, एक ही बंदे ने अपनी मेजॉरिटी शो करनी है। मेजॉरिटी किसने दिखानी है? वजीर आला ने। या अब उसमें हुआ ये कि जब सेशन चल रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, तो उसके लिए आईनी तरीकेकार ये कि 3 दिन उस पर बहस होगी और बिटवीन 3 days और 7 days उस पर वोटिंग होनी है। जुमे वाले दिन ये पुटअप हो जाएगा, 3 दिन और 7 दिन के दरमियान इस पर बहस हो जाएगी और फिर अपोजिशन वहां मौजूद है, अपोजिशन अपनी मेजॉरिटी शो करे। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि गवर्नर ने जो लेटर लिखा था सबसे पहले उसको जब उसके इल्म में आ चुका था और जब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 9:30 ये जा चुके थे, 20% एमएनए ने वहां वोट दे दिया था। अब गवर्नर साहब इनडायरेक्टली ठीक सर, यहाँ एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा गौहर खान आपसे। जाहिर है ये आईनी मामलात हैं, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि जी कुछ लोगों का ख्याल था कि ड्यूरिंग असम्बली गवर्नर ये अपने इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अभी आपकी बात से भी अंदाज़ा लगाया कि आप भी हमारे ही उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं कि गवर्नर को ये इख्तियार है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो एतमाद का वोट कह सकता है, कोई आइन में एम्बार्गो नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ एज ए तालिब इल्म लॉ के कि सर नो कॉन्फिडेंस मेंबर ने जो करना होता है वो 20% मेंबर के साइन से जमा करा दिया जाए, ये एक अलग एक्ट है और गवर्नर उनसे एतमाद का वोट ले रहा है वो एक अलग एक्ट है। जब दोनों अलग एक्ट हैं तो एक दूसरे पे बार नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा आर्टिकल लॉ मौजूद है सर जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि एक दफ़ा मेंबर्स ने अगर अदम एतमाद की तहरीक मूव कर दी तो फिर गवर्नर अपनी एतमाद का जो उसको वो जो ऑर्डर है या वो जो लेटर है या वो जो कॉल है वजीर आजम को वो गैर आईनी होंगी? कोई ऐसा है सर आर्टिकल? डॉक्टर साहब एक्चुअल ये है कि जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन मूव हो सके टेबल होने से पहले जो ही वो असम्बली के फ्लोर पे जाता है और सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा हो जाते हैं तो उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन वजीर आला पे फौरन लागू हो जाते हैं और वो ये है कि उस वक्त ये फिर असम्बली डिसॉल्व नहीं कर सकता। जब एक मरतबा आईन के आर्टिकल 136 के अंदर एक प्रोविजन ट्रिगर हो गया तो दूसरा प्रोविजन सेम काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन में है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के अहम तरीन यहाँ आने से पहले बड़े नामवर लॉयर से जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं उनसे एक चीज़ पूछी थी, इसी चीज़ को बड़ा मैंने पिंच किया था कि सर मुझे कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बता दें और क्या ये दोनों अलग एक्ट है। तो तकरीबन 3 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर ने कहा कि ये दोनों अलग एक्ट है, इसको आप जोड़ नहीं सकते, कोई किसी की वजह से रुकेगा नहीं। तो क्या आप मुझे आप कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन कोई आर्टिकल बता सकेंगे कि इस एक्ट के बाद गवर्नर एतमाद का वोट नहीं कह सकता? जिस तरह यह है कि अगर एतमाद की तहरीक का टेबल हो गई तो वजीर आला असम्बली नहीं तोड़ सकता, ये तो है, लेकिन यह है कि गवर्नर
एतमाद के वोट के लिए नहीं कह सकता? सर मुख्तसर सा मैं जाऊंगा फिर कंगरानी साहब। डॉक्टर साहब, उसका ये कि आईन के प्रोविजन में वाकई ऐसा आर्टिकल मौजूद नहीं है कि वो बार करता है गवर्नर को कि ना करे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि आईन के आर्टिकल को मकसद के तौर पे हारमोनियसली इंटरप्रेट किए जाते हैं। दोनों का मकसद ये है कि वज़ीर आला दिखाए उसके ठीक है, क्लियर हो गया गौर खान साहब, क्लियर हो गया। आपने बहुत अच्छी बात की। अब ये फैसला तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्या करेगी। मैं आता हूँ कंगरानी साहब, आपने यासीन आज़ाद साहब की बात सुनी, आपने गौर साहब की भी बात सुनी। दोनों की जो बातें हैं वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी क्या राय है सर, आप कैसे देख? अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है सूबे के अंदर और प्रेसिडेंट वफाक के अंदर कर सकता है, तो ये मातेत नहीं है एक दूसरे के, ना एक दूसरे के अपेलेट अथॉरिटी है, ना स्पीकर को यह हक पहुंचता है कि सदर को खत लिखे, ना सदर कोई प्रॉपर कोई रेमेडी है, ना गवर्नर के पास ऐसा कोई चीज है कि सदर को लिखे सदर उसको हिदायत करे। नहीं, वो और इश्यूज हैं जहां पर सदर का कंसल्टेशन चाहिए होता है, वो और इश्यूज है। इन इश्यूज के अंदर जो है हर एक अपनी जगह पर आज़ाद है, गवर्नर का अपना राइट है। उसके अंदर जो लफ्ज है, अगर आप मुझे कहते हैं मैं पढ़ के सुनाता हूं, वो सेटिस्फेक्शन ऑफ द गवर्नर है। ये प्रोरोगेटिव है गवर्नर का अंडर आर्टिकल 130 के सब आर्टिकल 7 के तहत। वो सेटिस्फाई होंगे कि कमांड कर रहा है मेजॉरिटी या नहीं कर रहा है। ये एक इंडिपेंडेंट प्रोविजन है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का गवर्नर से ताल्लुक ही नहीं है। आप ये समझ लें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, नो कॉन्फिडेंस का गवर्नर को पता ही नहीं चलता है जब तक वहां से कोई सर्टिफिकेट नहीं जाएगा स्पीकर की तरफ से कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का क्या रिजल्ट हुआ है। उस वक्त तक गवर्नर जो है उसकी आंख कान बंद होते हैं, क्योंकि वो उसका काम ही नहीं है। वो काम सिर्फ मेंबरों का है। जैसे आपने बताया कि उसका एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अपना मेंबर जो है वो देते हैं 25%, फिर उसके टेबल किया जाता है 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले। तो ये सारा प्रोसेस अलग है। हाउस से स्पीकर एक सर्टिफिकेट देता है, गवर्नर के पास सर्टिफिकेट जाता है कि भाई इसने कॉन्फिडेंस का वोट हासिल किया है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल हुआ है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैरी हुआ है। बस जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं जाएगा गवर्नर के पास कोई इल्म नहीं होता है, अखबारों से इल्म नहीं होता है, टीवी में आ जाए वो भी इल्म नहीं होता है। गवर्नर को तो पता ही नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कानूनी तौर पर गवर्नर पाबंद है अपने आर्टिकल के, जो उसको अख्तियार देता है आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7। तो गवर्नर को तो आइन अख्तियार देता है, असेंबली के रूल्स उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। गवर्नर के ऊपर असेंबली के रूल्स हावी नहीं है, स्पीकर के ऊपर आइन हावी है, वज़ीर आला के ऊपर आइन हावी है। ये असेंबली का जो स्पीकर होता है उसका जो अख्तियार है वो असेंबली के प्रीमिसेस के अंदर है। स्पीकर जो है असेंबली से बाहर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक एमपी है। उसका अथॉरिटी, उसका अख्तियार सिर्फ और सिर्फ असेंबली की 4 दीवारी के अंदर है। वो भी उस वक्त है जब हाउस चल रहा हो, हाउस के प्रोसीडिंग को कंडक्ट करने के जिम्मेदार है, वो एक मॉनिटर है। स्पीकर जो है कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं। सर एक चीज पूछना चाहूंगा करनानी साहब, बहुत अच्छी बात आपने बड़ी जबरदस्त एक्सप्लेन की है माशाल्लाह। एक और चीज पूछना चाहूंगा जिसकी निशानदेही गौर साहब ने की है, जरा बता दीजिए कि गवर्नर ने कहा है कि आज आप एतमाद का वोट आज लें, जिसकी मुद्दत खत्म हो रही है 12 बजे। वो कहते हैं गौर खान साहब, मेरा ख्याल है गौर साहब इस बात को कहेंगे कि जी मैं आपकी ही बात आगे बढ़ा रहा हूं, अगर कोई इसमें गलती हो तो बता दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि टाइम लिमिट नहीं है एतमाद के वोट के लिए, क्या कहते हैं सर, जबकि डायरेक्शन मौजूद है? सर ये तो गवर्नर का प्रोरोगेटिव है कि कब इजलास बुलाता है। जिस दिन इजलास बुलाया जाएगा वो उन्होंने अपने प्रोरोगेटिव को एक्सरसाइज किया है। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के, तो उसमें टाइम नहीं लिखा हुआ है कि 1 दिन का उसको टाइम मिलना चाहिए, 3 दिन का मिलना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है सेटिस्फेक्शन। अगर गवर्नर सेटिस्फाइड नहीं है, और क्योंकि वो विद द प्लेजर ऑफ द गवर्नर रहता है, ठीक प्लेजर का लफ्ज है, यानी जो वज़ीर आला काम करेगा प्लेजर के ऊपर। ठीक, अगर उसका प्लेजर नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता है। जब उसका प्लेजर ठीक है सर, ठीक है। मैं जरा एक ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन एक खबर भी आई है कि गवर्नर साहब ने शायद स्पीकर की को जो है वो उन्होंने रिग्रेट कर दिया है, जैसे कि अभी 2 मुअज़्ज़िज़ हमारे वो कह रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। एक दो खबर और है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बस सोचता हूँ कि पीटीआई को क्या हो गया है, उनके कौन लीगल एडवाइज़र हैं, क्योंकि अभी एक खबर आई है कि एक तो ये है कि रूलिंग गवर्नर साहब ने मुस्तरद कर दिया जो स्पीकर साहब की थी। यहाँ भी बात आ रही थी कि जो उनकी रूलिंग गलत है। दूसरा एक खबर आई है वो ये है कि जनाब पीटीआई ने जो इस्तीफ़े हैं उनके मेंबरान के, वो उसके लिए स्पीकर से रजू करने के बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला किया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के इख्तियारात के अंदर इस तरह इंटरफेयर कर सकता है? ये आखिरी में कोई एक पॉइंट ज़रूर दीजिएगा। जनाब यासीन आज़ाद साहब, अब लग रहा है मुझे कि आईनी बहरान सामने आ गया है। उन्होंने काबीना का बुला लिया है, उन्होंने आपके क्या कहते हैं मुस्तरद कर दिया है, और आज के बाद रात के मुझे उम्मीद है कि वो डीनोटिफाई कर देंगे। तो इस गैर यकीनी सूरत हाल आईनी बहरान में फेडरल हुकूमत का क्या रोल होगा और क्या आइन उनको क्या इख्तियारात देता है, और दूसरा कि क्या ये केस अब फिर दोबारा अदालतों में जाएगा? जी यासीन साहब। सर, मैं अमानुल्लाह कंगरानी साहब की बात को इंडोर्स करते हुए एक बात पूछना चाहता हूँ। वो ये कि जब सदर पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को कहा कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लें, तो क्या इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट से जाके एतमाद का वोट नहीं लिया था? जाहिर है कि वो एक आइनी स्टेप था। प्रेसिडेंट ने कहा जी आप जाके एतमाद का वोट लें। वो एतमाद का वोट कैसे कामयाब हुआ, कैसे नहीं हुआ, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि उस एतमाद को वोट को कामयाब कराने में जिन साबिक चीफ के आर्मी के ख़िलाफ़ जो आजकल इमरान खान साहब बात करते हैं, अगर उनकी सपोर्ट उनका हासिल नहीं होती तो शायद वो एतमाद का वोट ना ले सकते और उसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म से फ़ारिग हो जाते वो। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो देखें, ये पंजाब में सेकंड टाइम हो रहा है इस तरह से कि जो भी सूरत हाल पैदा होती है वो पंजाब में ही जाके पैदा होती है, ना तो KPK में कोई बात नहीं होती, पंजाब के अंदर ही जाके सारे मामलात होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब गवर्नर ने अपने आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल किया, मामलात को आगे लेके आए, तो फिर ऐसी कौन सी मुश्किल है आपके रास्ते में? आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, बोलें सर बोलें। हेलो, मुझे आवाज आ रही है। जी जी। तो अब जो सूरत हाल है वो ये, तो मैंने जैसे कहा था कि इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था उस वक्त जाके, और उस एतमाद के वोट की कामयाबी के पीछे कौन आदमी था? वही आदमी था जिसके मतलब आज ये है बहुत कुछ कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आखिर जिस दिन से इमरान खान साहब की उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, वो हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ख़त्म हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक इमरान खान साहब ने तो ना सैलाब से मुतासरा लोगों की तरफ देखा। सर मैं यहाँ रोकूंगा, मैं इस तरफ से अभी ले जाना ही नहीं चाहता। मुझे तो आप ये बताएं, आईनी माहिर हैं, कि अगर ये आईनी बहरान जो पंजाब में हो, क्योंकि टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मैंने तीनों से सुनना है और आपको लोग सुन रहे हैं, तो कौन सा प्रोविजन है, आइन क्या कहता है, फेडरल हुकूमत ऐसे मौके पे क्या इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है? ये केस डायरेक्टली अदालत में जाएगा, इस पर आए सर आप। सर फेडरल गवर्नमेंट का नहीं, यहाँ तो जो गवर्नर पंजाब हैं उनके पास इस बात का इख्तियार है कि असम्बली के रूल्स के जो सेक्शन 22 है उसमें बाकायदा क्लियर कट दे दिया गया है कि अगर गवर्नर के अहकामात पे अमल नहीं किया जाता तो वो चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर एतमाद का वोट नहीं लेता तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नर खुद कॉम्पिटेंट है कि उनको डी नोटिफाइड करके फारिग कर दे। उसके बाद कोर्ट में जाने का हक तो फिर साबिक चीफ मिनिस्टर का बनेगा, जिनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, वो जाएं और कोर्ट से जाके तय कराएं कि उनको जो डी नोटिफाई किया गया वो सही किया गया या गलत किया गया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे पार्लियामेंट के जो लोग हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, ये अपने मसाइल को पार्लियामेंट में बैठ के तय करने के बजाय अदालतों की तरफ निकलते हैं और
इनके मर्जी का मुताबिक जब जजमेंट नहीं आता तो फिर अदालतों को भी बुरा भला। फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियार है सर? आइन के आर्टिकल 234 भी तो फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार देता है। और फिर सर 18वीं तरमीम भी मौजूद है। एक प्रोविजन ये भी है कि गवर्नर जो है वो सदर को जो है वो कहे कि यहाँ पे आईनी बहरान है और यहाँ पर ये इख्तियार मुझे दे दिया जाए, गवर्नर राज लगा दिया जाए ऑर्डिनेंस के जरिए। लेकिन उसमें 18वीं तरमीम में ये लिखा है कि पार्लियामेंट उसकी अप्रूवल देगी, तो वो तो इस वक्त एक्ट नहीं कर रही है। तो फेडरल गवर्नमेंट 234 क्या, मैं यही पूछना चाहता हूँ इस पर। जी सर। जी गवर्नर तो इस वक्त गवर्नर राज नफाज के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो काफ़ी मुश्किल है, वो मुझे नहीं नज़र आता। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पंजाब की सूरत हाल को देखते हुए अगर जब चीफ मिनिस्टर पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाए और वो उस एक्शन को नहीं मानते तो ऐसी सूरत में आगामी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट अपने इक़दाम कर सकती है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए कोई भी तरीक़ाकार जो है वो अंजाम दे सकती है। और ऐसी सूरत हाल के लिए जो है गवर्नर पंजाब जो है वो भी लेटर लिख सकते हैं कि मुझे इस चीज़ के लिए मदद चाहिए और वो देने के लिए आप पाबंद होंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। हम पाकिस्तान को क्राइसिस की तरफ लेके जा रहे हैं कि इस्लाह ख़त्म होना चाहिए और जो आइन कहता है, ठीक, आप आइन की पाबंदी की बात करें, जो आइन जो है वो उसकी पाबंदी करना है सर। मैं आगे चलूंगा। बाकी जो कवानीन है मैं आगे चलूंगा क्योंकि यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आइन के खिलाफ आए हैं सर। गौर खान साहब आपके पास 5 मिनट है। यही सवाल आपकी तरफ लाता हूँ मैं कि अगर ये आइनी बहरान पैदा हो गया नजर आ रहा है तो क्या प्रोविजन है फेडरल गवर्नमेंट के पास या सदर के पास, गवर्नर के पास? फेडरल गवर्नमेंट का सूबाई हुकूमत और वहाँ की हुकूमतों के दरमियान कोई इख्तियार नहीं है। सूबाई वफाकी हुकूमत कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती कि गवर्नर के जरिए से वज़ीर आला को हटाए या किसी और केयर टेकर हुकूमत को ले आए या गवर्नर रूल का निफाज करे। गवर्नर रूल की सेपरेट प्रोविजन है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा कि ये मैटर जाएगी फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पहले नोटिस भी ले लिया था और वैसे भी कंस्टिट्यूशन पिटीशन आई थी। पर डॉक्टर साहब मैं एक बात की जरूर वजाहत करना चाहूंगा। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही इसका रिजॉल्व होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के मद्देनजर रखने चाहिए और आईनी माहिरीन की इंडिपेंडेंट राय लेके बहुत सारे हमारे साबिक जज साहिबान है उनकी राय लेकर के इसको रिजॉल्व करें। सर 234 क्या कहता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आइन का एक प्रोविजन है ऐसे सिलसिले में। सर मेरा एक सवाल है। गौर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो भी मैटर हो आइन के, आजाद साहब भी कह रहे हैं, तो एक 234 मेरे सामने आइन का आर्टिकल है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, मैं तालिब इल्म, मुझे ज़रा बताइए कि क्या ये सही है कि 234 के तहत फेडरल गवर्नमेंट अगर ऐसे हालात देखती है तो फिर वो इख्तियारात डायरेक्ट खुद भी ले सकती है या गवर्नर को तजवीज़ कर सकती है कि आप ये तमाम चीज़ों का इख्तियार इस्तेमाल करें? क्या ऐसा प्रोविजन है 234? जो मैंने लॉ पढ़ा है और जितना मैंने देखा है तो पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों में मुझे कोई ऐसी मिसाल नजर 234 में कुछ नहीं है सर। मैं अर्ज करता हूँ डॉक्टर साहब, जस्ट 1 सेकंड। मुझे कभी ऐसी मिसाल, ऐसी प्रेसिडेंट नजर नहीं आ रही कि वजीर आला के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद गवर्नर रूल लगाओ। गवर्नर रूल इस बात पे नहीं लगता कि वजीर आला के, उसकी रीजन यही है कि एक सिंपल प्रोविजन है। अगर मेरे पास एक नोटिस आ जाए कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लूं और अपोजिशन ने मुंह कर दिया कि सर ये मैं फिर मैं इस तरफ जा ही नहीं रही, तो आपने बता दिया है, ये तो खुल के आपने, मैं तो आपसे एक आर्टिकल के बारे में पूछ रहा हूं। आप सर आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मैं तालिब इल्म हूं, मेरे सामने 234 आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई आईनी बहरान हो जाए तो फेडरल गवर्नमेंट को एक तो मैंने बताया कि गवर्नर अगर सदर को लिखता है और ऑर्डिनेंस जारी करने की बात करता है तो उसमें 18वीं तरमीम के तहत पार्लियामेंट
पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत है, सूबाई पार्लियामेंट की। एक दूसरा प्रोविजन 234 आइन का आर्टिकल है, वो ये कहता है कि अगर ऐसे हालात हैं तो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट इख्तियारात भी ले सकती है और गवर्नर को कह सकती है कि आप इसका पूरा इख्तियार ले लें। क्या ऐसा प्रोविजन आर्टिकल में है? ये सही है या गलत है? इतना बताएं सर, मैं आगे जाऊं। आर्टिकल 234 जरूर मौजूद है, बट मैं यासीन आजाद साहब से मुतफिक हूं। ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, वो आप सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आर्टिकल तो मौजूद है ना सर। मौजूद है। कनरानी साहब से पूछ लेते हैं, उसके बाद एक सवाल आपसे और करूंगा मैं। कनरानी साहब। सर गुजारिश ये है कि अदब से आप इसरार करें, मगर मेरा अपना एक परसेप्शन है, पहले जो आप जिस पर आप इसरार करें उसकी बात करो। सर वो आर्टिकल 234 ज़रूर है, मगर उसके कंडीशंस हैं, वो कंडीशन इकोनॉमिकल हैं, लॉ एंड ऑर्डर का है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है सूबे को चलाना नामुमकिन हो जाए, तमाम एफर्ट्स के बाद तब जो है उसको एक्सरसाइज किया जाए विद कंडीशन नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो सूरत है, वैसे जहाँ तक इसके एक्सरसाइज की बात है, ये 2 दफ़ा पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने इस्तेमाल की है, 3 दफ़ा। एक दफ़ा नवाब रायसानी की हुकूमत को जनाब आसिफ अली जरदारी ने ख़त्म किया था चलते हुई गवर्नमेंट को, और जो है दूसरी दफ़ा जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत को जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पंजाब से ख़त्म कर दिया था। एक दफ़ा जनाब नवाज शरीफ साहब ने सिंध की हुकूमत को ख़त्म किया था। ये हमारे पॉलिटिकल लोग और सियासी जमातें करती रही हैं, एक्सरसाइज करती रही हैं इन चीज़ों को, कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात मैं अदब से अर्ज़ करूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। डॉक्टर साहब आप खुशफहमी न रहे, फेडरल गवर्नमेंट और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि सिस्टम चलता रहे, ये उनकी इंजीनियरिंग है। हमें और आपको खामखा टीवी पर बहस करा रहे हैं। मेरे नज़दीक इमरान खान को मामू बना दिया गया है, क्योंकि इमरान खान का इसरार था कि असेंबलियां टूटे। जो लोग नहीं चाहते, इवन परवेज इलाही साहब ने टीवी पे कहा कि 99% जो है मेरे एमपीएज हैं वो असेंबली को तोड़ना नहीं देखना चाहते। जब एक वज़ीर आला कह रहा है कि मेरा कोई असेंबली का मेंबर असेंबली तोड़ने के हक में नहीं है, तो वो कौन से कंपल्शन है जो इमरान खान साहब उससे असेंबली तोड़वाएगा? इसका मतलब है वो आर्टिकल 14 जो कंपल्शन है, आर्टिकल 14 जो है एक तहफ़्फ़ुज़ फराम करता है, फंडामेंटल राइट है, किसी से आप जबरदस्ती कोई एविडेंस एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है जनाब इमरान खान साहब ने गन पॉइंट पे उसे लिखवा लिया है कि जनाब असेंबली को तोड़ना है, वो समरी उसके पास मौजूद है। अगर वो समरी गवर्नर के पास जाए, उधर से चीफ मिनिस्टर साहब का ये टीवी इंटरव्यू चला जाए कि जनाब मैं तो नहीं चाहता असेंबली को तोड़ना, तो वो जो समरी है वो डिफ्यूज हो जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने खुद ये रिक्वेजिशन वसूल की है स्पीकर ने, उसका भी एक मकसद है ताकि असेंबली न टूटे। इस वज़ीर के रिकमेंडेशन पे, चूंकि आईनी बार है कि जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल किया जाए या सबमिट किया जाए, तो वो असेंबली नहीं तोड़ सकता। ये तो सारा ड्रामा है। और अगली बात, आखिरी बात ये है कि गवर्नर साहब जब ये कल रात को नोटिफाई करेंगे, डी नोटिफाई, तो फिर वो परवेज इलाही साहब को कहेंगे कि वो कंटिन्यू करे, कोई क्राइसिस नहीं आएगा। वो कह सकता है कंटिन्यू करे जब तक नया वज़ीर आला का इंतखाब ना हो जाए। परवेज इलाही साहब सुरखरू होंगे, हो जाएंगे, तक कोई क्राइसिस नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है सर। फिलहाल तो क्राइसिस नजर आ रहा है, नहीं होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक छोटा सा सवाल है जो अभी हमारे पास आया, मैं चाहता हूँ इसको भी तीनों मेहमानों से डिस्कस कर लूँ। 1.5 मिनट है मेरे पास। यासीन आज़ाद साहब, ये जो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रही है स्पीकर के इस्तीफे के हवाले से, क्या ये इस्तेहक़ाक़ सुप्रीम कोर्ट का है कि वो स्पीकर के इख्तियारात को वहाँ चैलेंज किया जा सके? देखें, जहाँ तक अगर ये मामलात को सुप्रीम कोर्ट ले जाने चाहते हैं तो कानून में ऐसी कोई बंदिश तो नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करता है ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तमाम
मेरा ख्याल है यासीन साहब की ऑडियो का कोई इशू है। मैं ज़रा सा आ जाता हूँ पहले गौहर साहब की तरफ, फिर यासीन साहब की तरफ। गौहर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सही है स्पीकर के इख्तियारात को वहाँ चैलेंज करने? आप क्या कहते हैं? 1 मिनट है आपके पास। पहले से ऐसा था कि जिस वक्त स्पीकर साहब ने इसमें से चुन करके अपने 9 वो ले लिए थे, 2 रिजर्व और ये वाली सीटें ले ली थी, तो पीटीआई ने उसको चैलेंज किया था बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही प्ली ले ली थी कि इसको इकट्ठे एक्सेप्ट होना चाहिए था, क्योंकि ये तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये इस्तीफे दे दिए गए थे और उसकी नोटिफिकेशन भी हो गया था डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की तरफ से, लिहाजा सारे इस्तीफे एक साथ एक्सेप्ट होने चाहिए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब रिफ्यूज कर लिया तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में बाद में सारे के सारे मिले, जो ये 123 इस्तीफों में जितने मिले वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पार्टी ये मैटर पे पेंड रहा, उसमें दरखास्त देनी है, उसको रिजर्व करके उसमें एप्लीकेशन करनी है कि ये द फ्लोर ऑफ द हाउस रिजाइन हो चुके थे, लिहाजा ये तो एक साथ एक्सेप्ट करने थे, क्योंकि जो लीक्स आई थी वो प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दे दी गई थी, और लीक्स ये था कि नवाज शरीफ साहब से पूछा जा रहा था कि किसकी इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाए, किसके ना किए जाए, तो लिहाजा मैटर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चाहिए। ठीक है मियां नवाज शरीफ साहब आ गए, कनरानी आ गए हमारे पास। यासीन आजाद साहब, ये कनरानी साहब की तरफ जाता हूँ। कहीं साहब कि ये तो स्पीकर का इस्तेहकाक है ना सर, जिसको चाहे वो बुलाए और बुला के पूछे आप, क्योंकि उसको भी फ़ोन आए हुए हैं, सुनाए कि जी हमने रिज़ाइन नहीं दिया है, वो टाइपिंग है, ये है वो है, एक साथ उन्होंने मना कर दिया स्पीकर साहब ने। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये इस्तेहकाक है सुप्रीम कोर्ट का कि स्पीकर के इख्तियारात को वहाँ चैलेंज किया जाए? सर अदब से गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट तो वैसे 184(3) में नौज़बिल्ला खुदा के बाद नीचे तमाम अख्तियारात इस्तेमाल करती है माजरत के साथ, उससे तो शेर है बच्चा दे या बकरी दे, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उनका क्या अख्तियार है। हाँ मैं समझ गया ना, बच्चा दे या बकरी दे, तो गुजारिश ये है वो जो 175 वो जो 175(2) है वो क्या है सर? वो भी तो आइन का आर्टिकल है ना सर, जहाँ महदूद किया गया तो है। वो तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो बात आती है, तो वो ये है कि अथॉरिटीज को एग्जीक्यूटिव के मामला मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव को जो है जुडिशरी के मामला में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सेपरेशन, ट्रैकोटोमी ऑफ पावर्स, ट्रैकोटोमी ऑफ पावर है, शरफ फरीदी केस है, ये सारी चीजें ये बताती है कि हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए। आसिफ सईद खोसा साहब का भी इसके ऊपर बड़ा अच्छा जजमेंट है कि ट्रैकोटोमी ऑफ पावर। इसका बताएं सर, इसका बताएं कि ये गए सही गए? चौधरी नहीं गए, बिल्कुल गलत गए। मैं आप ये करें उसका प्रोरोगेटिव है, बल्कि ये स्पीकर का ही प्रोरोगेटिव है। इस पर शायद मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने भी कोई ऐसा फैसला किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज भी हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है कि जो प्रोसेस स्पीकर के थ्रू होता है हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे मेंबर्स के मामले में। और इसके अंदर एक केस तो मुझे पता है पर्सनली, मोहम्मद मियां सुमरो साहब का कट गया। नहीं आवाज आ रही है, बोले सर, बोले। मोहम्मद मियां सुमरो साहब का केस है, उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया है, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। हाँ। इसका मतलब है ये इस्तीफे मशकूक है सर। वो शकूर शाद का हो गया। हाँ, शकूर शाद का भी है, स्टे ले लिया हाई कोर्ट, स्टे दे। यस सर, मैं उनसे पूछूं सर, यासीन साहब भी हमारे साथ हैं। स्टे का मतलब ये है कि वो डाउटफुल है, वो इस्तीफे डाउटफुल है। यासीन साहब क्या कहते हैं? आपके पास बस 1 मिनट है सर। यासीन साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, बड़ा क्लियर है। किरानी साहब कहते हैं कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये प्रोग्रेटिव स्पीकर का है। गौहर खान साहब अपने एक्सपर्ट ओपिनियन ये देते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब से पूछ के लिया जाता है। बहरहाल आइन और कानून जहाँ क्लियर हो, कोई भी जजमेंट चाहे सुप्रीम कोर्ट दे, अगर उसकी भी बाइंडिंग है 175(2) के,
चाहे वो कुछ भी आप फैसला करें, लेकिन उसको कहा जाता है कि आप फैसला वही करेंगे जो आइन और क़ानून के मुताबिक हो। हालांकि हम फैसलों में बात करें तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले किए हैं जो बहुत ही गलत, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले हैं। बहरहाल देखते हैं इसका क्या होता है। डॉक्टर दानिश, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।